नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। एक अहम मौजू, बहुत अहम इशू जिसको बहुत अहम लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। आज हमने उसको मौजू रखा है। आप जानते हैं कि दुनिया में जो ममालिक हैं, तकरीबन यूएन के 193 ममालिक, उनमें कई किस्म के निज़ाम जो हैं वो मौजूद हैं। कई सदारती निज़ाम हैं, जो सदारती जमहूरी निज़ाम है वो कामयाब है। कहीं पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो कामयाब है। कहीं डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है वो भी कामयाब है। यानी हुकूमत यानी मुल्क के हिसाब से निज़ाम कामयाब होता है। जहाँ सदारती निज़ाम है वहाँ पार्लिमानी आ जाए तो नाकामी हो जाती है। क्या पाकिस्तान को जो बने हुए अब 77 साल से ज़्यादा हो चुका है, लोग ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम था वो पार्लिमानी निज़ाम कामयाब नहीं है और उसकी वजूहात सामने हैं जो मैं बयान करूँगा। और आज जो पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम है वो किस हद तक कामयाब है। आइए मैं थोड़ी सी बात करूँगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम एक फरसूदा ढांचा बन चुका है, एक गला सड़ा निज़ाम बन चुका है, करप्ट पॉलिटिकल निज़ाम बन चुका है। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का मॉडल कई दहाइयों से राइज है, लेकिन अक्सर हुकूमतें गैर मुस्तहकम रही। खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग और इत्तेहादी ब्लैकमेलिंग ने पॉलिसी साजी को यरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर आज़म का दौरानिया या तो मुख्तसर रहा, जिससे तसलसल की बड़ी कमी रही। हुकूमत का दारोमदार अक्सरियत के आददी खेल पर है, ना कि कारकर्दगी के और ना अहलियत पर। आज के पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी खो चुका है, यानी इदारों की बात हो रही है। अब फैसला साजी पर शकूक व शुबात है। अदलिया पर जानिबदारी और दबाव के इल्ज़ामात हैं कि अदलिया अब नज़रिए ज़रूरत पे, दबाव पे, लालच पे, मफादात पर फैसले करती है। ब्यूरोक्रेसी सियासी वाबस्तगियों और अकराबा परवरी का शिकार हो चुकी है। पार्लियामेंट महज हंगामा आराई और मफादाती सियासत का मरकज़ बन चुका है। सिर्फ चंद लीडर, पार्टी के चंद 4-5 लीडर पूरे 342 अरकान पार्लियामेंट को चलाते हैं। उनकी कोई सोच नहीं, जो 5 लीडर बोल दें वही अरकान की फैसले होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं, जिसको मैंडेट लेकर अवाम से वो आते हैं। सिर्फ एक इदारा मुस्तहकम है, फ़ौज पाकिस्तान। तमाम तर मसाइल के बावजूद फ़ौज वाहिद इदारा है जिसमें नज़्म, मेरिट और रियासती मफादात को अव्वलीन तरजीह दी गई है। अवाम की बड़ी अक्सरियत फ़ौज को काबिल एतमाद इदारा समझती है। सदारती निज़ाम की ज़रूरत मौजूदा हालात में पाकिस्तान को एक मजबूत, मौसर और बराह रास्त मुंतखब सदर की ज़रूरत है, जो पूरे मुल्क को बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब हो, काबीना खुद सेलेक्ट करे, ना कि सियासी समझौतों के तहत काबीना बनाए। अहल और माहिर अफराद को कौमी खिदमत का मौका दे, ख्वाह वो किसी पार्टी से वाबस्ता हों या ना हों। रियासती पॉलिसियों में तसलसल और यकजहती की ज़रूरत है। सदारती निज़ाम के फ़वाइद जो हैं, सियासी इस्तेहकाम, सदर की मुद्दत वाज़े होगी, पार्लियामेंट की गेम से आज़ाद होगी। कारकर्दगी पर मबनी हुकूमत, सदर अपनी टीम की कारकर्दगी की बुनियाद पर खुद चुनेगा। कानून साजी का सिस्टम बरकरार रहेगा। पार्लियामेंट का किरदार सिर्फ कानून साजी तक महदूद होगा। ताकत का तवाज़ुन कायम होगा। ना डेवलपमेंट फंड होगा, ना SHO होंगे, ना पटवारी का गेम खेला जाएगा पार्लियामेंट में। बदनवानी में कमी, काबीना बराह रास्त मुंतखब सदर के मातहत होगी। सौदेबाजी की सियासत ख़त्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग, अहल लोग जो सिर्फ कानून साजी करना चाहेंगे वही आ सकेंगे। तजावीज़ है कौमी मुकालमे का आगाज़ किया जाए, आइनी तरामीम पर बहस हो, आवाम को एतमाद में लिया जाए और एक रेफरेंडम के तहत ये फ़ैसला किया जाए। ये चंद बातें हैं जो मैंने आज रखी हैं हमारे
अहम तरीन शुरका हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाफिज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, माहिर क़ानून, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। जनाब, मैं कमर दिलशाद साहब की तरफ पहले आता हूँ कि कमर दिलशाद साहब कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आपने जो इंट्रोडक्शन रिमार्क दिए हैं वो कौम की तर्जमानी करते हुए आपने ये सही फरमाया कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है। और इस लिहाज से कि हमारे जो पार्लियामेंट में जो आइन कानून साजी हो रही है वो ज़ाती मफादात और मौरूसी सियासत को बरकरार रखने के लिए कानून साजी हो रही है। इसमें आवाम की कोई भी फलाह बहबूद के बारे में कोई आज तक कानून साजी नहीं हुई। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आइन की आर्टिकल 41 में तरमीम करें, जहां लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन, तो वहां लिखे जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन डायरेक्ट हो और पूरी कौम जो कहा है वो उनका सदर का इलेक्शन करवाएं और सदर 5 साल के लिए हो और सदर की काबीना मुख्तसर हो और इसके बाद पार्लिमानी निज़ाम भी बरकरार रहे ताकि सदर जो है वो पूरे पार्लियामेंट सिस्टम को भी देखता रहे, लेकिन वज़ीर आज़म ना हो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो तरीक़ेकार है दुनिया के अंदर, जैसे कि पहले अयूब खान का ज़माना तो चला गया, ख़त्म हो गया, वो तो तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन अब अगर आप देखें तो सबसे पहले अहम बात यह है कि सदर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए और इसके बाद इस चारों सूबों में से हर सूबे से एक 5 साल के सदर हो, बलूचिस्तान से आ जाए, पंजाब से आए, सिंध से आए, लेकिन उसका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो। और आइंदा ये भी करना पड़ेगा मुल्क को बचाने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए कि एबडो ज़्यादा टाइप का कोई कानून साजी करनी पड़ेगी कि 1985 से लेकर ये 2025 तक जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उन सबको ऑटोमेटिक एबडो कर दिया जाए ताकि नई क़यादत, नए नौजवान, नए लोग आए और ताकि लोगों के अंदर एतमाद बरकरार। ये सारे जितने भी पार्टियों के लोग आए ये सब नाकाम हो चुके हैं। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि सदर का इंतखाब बराह रास्त किया जाए और सदर की छोटी सी काबीना हो और वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए 5 साल मनसूबा जैसे अयूब खान के ज़माने में शुरू हुआ था इसी तरह से ये सारे मनसूबे शुरू करें और दुनिया के अंदर तासरियत दिया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा पावरफुल शख्सियत है। जैसे कि आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है कि पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। अब जब जरदारी साहब में ठीक है, बहुत बड़े सियासतदान रहे अपने ज़माने के, मुदब्बर भी हैं, लेकिन सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर सके, मुज़ाकरात कर सके। आगे भी बहुत कुछ होना है, इस लिहाज से बेहतर यही है कि पाकिस्तान में एक रेफरेंडम के जरिए आवाम से राय ली जाए कि आप पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं या सदारती निज़ाम चाहते हैं। जब पार्लियामेंट की रेफरेंडम में कामयाबी हासिल हो जाए तो फिर अब बड़ी आसानी से हमारी पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होकर ये सिस्टम तब्दील किया जा सकता है। 2 बात यहाँ पर करना चाहूँगा। एक तो ये कहूँगा कि अगर आइडियल सदारती निज़ाम की बात की जाए तो पाकिस्तान में कभी भी आइडियल सदारती निज़ाम नहीं आया है, जैसे दूसरे मुल्कों में है। 193 UN के ममालिक में से 90 ममालिक ऐसे हैं जिसमें सदारती निज़ाम है और कहीं सेमी सदारती निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम भी मौजूद है जिस तरह मैंने कहा। तो मैं अब आता हूँ जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आप कैसे पहले ये देखते हैं सर कि क्या इस मुल्क में वाकई आप समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो गल सड़ गया है, ख़त्म हो चुका है, उसकी कोई हैसियत नहीं है? अब क्यों ना एक और जमहूरी निज़ाम जो दुनिया में कामयाब है, सदारती निज़ाम, उसको लाया जाए, उस पर काम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जब से बना है 1947 से आज अब 2025 के अंदर हैं, तो पाकिस्तान के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो अब तक बन चुके हैं। एक पाकिस्तान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो 2 साल 6 माह चला। उसके बाद 1962 का आया जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई और वो तकरीबन 6 साल 7 माह जो है वो चला। उसके बाद तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो पाकिस्तान के अंदर आया है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके अंदर एक फेडरल लेवल का एक सारा सब्जेक्ट दिया गया है जिसके अंदर आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2A है और उसके बाद आर्टिकल 41 से लेके जो है आर्टिकल 64 और उसके बाद आर्टिकल 91 से लेके आर्टिकल 95 और उसके बाद इसी तरह
सूबाई जो प्रोविंसेस हैं उसका आर्टिकल 102 से लेके आर्टिकल 136 है, और सर्टेन आपकी जो आपकी CCI है या आपकी NEC ये सारा कुछ है। तो बुनियादी तौर पे जो आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब दो सवाल बड़े इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है वो पाकिस्तान की लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान की असम्बलीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से डिलीवर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट होनी चाहिए, या पाकिस्तान का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो प्रोविंसेस का रोल है जिसको जो है एक आपने कोऑर्डिनेशन लेवल के ऊपर 1973 के अंदर किया, और आपकी 3 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं जिसके अंदर फेडरल, प्रोविंस और उसके बाद कॉन्करेंसी, और उसको आपने 18th अमेंडमेंट जो 2010 के अंदर आई, तकरीबन 100 आर्टिकल्स हैं, उसको आपने अमेंडमेंट किया। तो क्या इस सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान का मौजूदा जो निज़ाम हुकूमत है वो है खड़ा कहाँ हुआ, उसकी रैंकिंग क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो फिर हम उस पर अगले टॉपिक पे जाते हैं कि अब इसका जो है इसको चेंज करने का या इसको क्या करना चाहिए। चूँकि डॉक्टर साहब दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है जिस तरह आपने कहा कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं प्रेसिडेंशियल आपको नज़र आएगा, कहीं पार्लियामेंट्री आएगा। और रीसेंट टाइम्स के अंदर दुनिया के 17 ममालिक ऐसे हैं, बड़े ममालिक हैं, जिन्होंने अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आए हैं। उसके अंदर रिसेंटली टर्की आया, रशिया आया, फ्रांस आया, साउथ कोरिया उसके अंदर आया, सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक उसके अंदर आए, कुछ अफ्रीका के ममालिक उसके अंदर आए, इंडोनेशिया उसके अंदर आया। तो मतलब ये है कि हालात के मुताबिक, सिचुएशंस के मुताबिक किसी भी मुमलिकत के लिए किसी भी निज़ाम को जो है अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब उसको कन्वर्ट करने के अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक मैस मूवमेंट के अंदर जाते हैं, और जिस तरह टर्की के अंदर आया कि आपने फिर एक रेफरेंडम की तरफ गए और वहाँ पे लोगों ने 84% लोगों ने कहा कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म से चले गए और उसके बाद आए। अब ये है कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के अगर सर्टन आपके ये सारे पैरामीटर्स हैं, तो अगर देखा जाए तो अगर इस निज़ाम की रैंकिंग देखी जाए तो हम इस वक्त दुनिया में 164 में से 124 नंबर पर खड़े हुए हैं। जस्टिस जो इसी निज़ाम के अंदर जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम दुनिया में 142 में से 130 पे खड़े हुए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम दुनिया में 108 नंबर पे खड़े हुए हैं। लिटरेसी के अंदर दुनिया में हम तकरीबन 160 नंबर पे खड़े हुए हैं। ह्यूमन इंडेक्स के अंदर हम दुनिया में 161 नंबर पे हैं। उसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कंप्लायंस जो है उसके अंदर हम दुनिया में 156 नंबर्स पे हैं, और फिर अदारों की ये ट्रांसपेरेंसी, आपकी इफेक्टिवनेस जो है वो दुनिया में हम 140 नंबर पे हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो इसमें 2 राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, चाहे उसके अंदर पार्लियामेंट शामिल है या इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर शामिल है या आपके रेगुलेटर शामिल है, वो डिसफंक्शनल, इनफेक्टिव हो चुका है और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो इस सिचुएशंस के अंदर, इस टाइम के अंदर जिस वक्त आपकी AI या डिजिटल मीडिया है, या जिस तरह आपका रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर आप चले गए हैं और आप एक नए डायनामिक्स के अंदर जाएं, तो इस निज़ाम और इस सिचुएशंस और इस माइंड फ्रेम के साथ आप आगे नहीं जा सकते। इसको बदलना चाहिए। अब उसको बदलने के लिए जिस तरह मैंने कहा कि आप रेफरेंडम पे भी जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस सारे निज़ाम से डॉक्टर साहब जो तकरीबन 73 से लेके अब तक 52 साल के अंदर चला गया है, इस निज़ाम ने हमें दिया क्या है? इस निज़ाम ने सवाए जिसकी तरफ आपने एक इशारा किया है कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को स्टेबल भी रखा, जिसने अपने आप को इन परफॉर्मेंस के अंदर भी लेके आए और उन्होंने एक रैंकिंग के अंदर लेके आए। बाकी सारी चीज़ों के अंदर जो है हमारा सेंट्रिक जो था वो या पटवारी रहा है, या हमारा जो है पावर रहा है, या उसके बाद हमारा जो है वो पुलिस का एक SHO रहा है, या हमारी डेवलपमेंट जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस का या लेजिस्लेटिव का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है। अगर उनकी उस अपीजमेंट के अंदर रहा जाए तो उसके बाद चीज़ें उनकी फेवर के अंदर हैं, और ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो था वो सारे का सारा गिव एंड टेक के अंदर था कि मैं आपके बेनिफिट के लिए काम करता हूं, आप मेरे बेनिफिट के लिए काम करें। अब उसके बाद जो एक नया फिनोमिना मैं समझता आया हूं कि जो आपका प्रोविंसेस का आया है,
उस प्रोविंसेस के अंदर आपका ऑलमोस्ट जो सेंटर है वो डिसफंक्शनल हो चुका है कि आपने बगैर होमवर्क किए हुए आपने 100 आर्टिकल्स को अमेंड किया और आपका जो एक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था आप उसमें कन्फेडरेशन की तरफ चले गए। आपका जो लेजिस्लेटिव लिस्ट अगर पार्लियामेंट की स्पिरिट ये थी या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये थी कि कॉन्करेंट लिस्ट रखी जाए, तो किसने कहा कि 2010 के अंदर आप कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो खत्म कर दें? फिर आपके मुल्क में एनएफसी अवार्ड इसका मसला आ गया, फिर आपकी नेशनल कोहेरेंस पॉलिसीज इसके अंदर आ गई, फिर लेजिस्लेटिव आ गई, फिर रूल ऑफ लॉ देख लें, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के अंदर देख लें, फिर असेंबली की लेजिस्लेशन देख लें। एक असेंबली कोई कर रही है, दूसरे के अंदर कोई कर रही है। पार्लियामेंट से अगर जाके पूछे वो कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है, सूबों को चला गया है। तो मैं ये समझता ये हूं कि हमें किसी भी आगे जाने से पहले जो है हमें आर्टिकल 70 के नीचे एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाना चाहिए जो हमारे इन सारी सिचुएशंस को नीड्स के मुताबिक देखे। फर्स्ट ये है कि क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसी पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस के अंदर फिट है या नहीं, यही है वो पहला क्वेश्चन मार्क कि क्या हम उस कैपेसिटी के अंदर या हमारे इंस्टीट्यूशंस या हमारा मैस उसके अंदर या एग्जीक्यूटिव फंक्शनैलिटी जो है वो इस डेमोक्रेसी के अंदर चल सकती है या नहीं है। और उसके बाद ये है कि हम अपनी गवर्नेंस, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, एनएफसी, प्रोविंसेस उसके अंदर जाके फिर हम फैसला करें कि हमने इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म को ज्यादा इंप्रूव करना है, हमने इसके अंदर जो है वो हाइब्रिड प्रेसिडेंशियल है, जिस तरह आपका फ्रांस का मॉडल आया है कि प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है और उसके बाद प्रेसिडेंट भी मौजूद है, या उसके बाद ये है कि हमने फुली अपने आप को कन्वर्ट जो है वो टर्किश मॉडल के अंदर करना है या रशियन मॉडल्स के अंदर करना है या साउथ कोरिया के मॉडल के अंदर करना है। एक चीज डॉक्टर साहब मस्ट है कि हमें अपने इस निजाम के अंदर जो है मेजर सर्जरी की जरूरत है और जितनी जल्दी कर लीजिए उतना ही बेहतर होगा। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन के साथ अपने जो मेहमान हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, उनकी तरफ चलेंगे कि जिस तरह अभी जिक्र किया एहसान साहब ने कि कई पार्लिमानी निज़ाम दुनिया में सदारती निज़ाम की तरफ आए हैं। मैं यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे दूँ, तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं जो पार्लिमानी निज़ाम छोड़कर सदारती निज़ाम की तरफ आए हैं। मैं मज़ीद इस पर मज़ीद बात करूँगा शरीयत के हिसाब से भी और दूसरे कामों के हवाले से, लेकिन मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का, कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक छेड़ा है और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। पहले तो जो आपने मुझे सवाल करते करते रह गए थे कि ये जो आप समझते हैं कि निज़ाम ये गल सड़ चुका है, तो मेरा ख्याल है कि मेरे तो समझने से पहले या गुफ्तगू से पहले आप एक नाहक तोहमत है मेरे ऊपर। मैं इस लिहाज से कंवर साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने बजाय लेफ्ट राइट करने के मनोवान अपना एक मुद्दा पेश कर दिया। उससे मैं एग्री करूं या ना करूं, उसे आप करें या ना करें। अलबत्ता जो हमारे बहुत अजीज हैं, बरखुरदार हैं, हाफिज एहसान साहब, वो लेफ्ट राइट उनकी बात बहुत सी उन्होंने अच्छी की, लेकिन ये नहीं समझा सके वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं इसलिए बाद में कहा कि पहले मैं समझ लूं कि इतने बड़े आपने जो दो एक्सपर्ट्स रखे हैं पार्लिमानी और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स उसके ऊपर, तो मैं उनको पहले सुन लूं। देखें, ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख नहीं जानते। अब मैं वन बाय वन आता हूं। मेरे नजदीक पाकिस्तान के अंदर 78 साल के अंदर जो सबसे बड़ा कौमी मुजरम है उसका नाम है जनरल मोहम्मद अयूब खान। ये वो शख्स हैं कि जिनके लगाए बीज, ये वो शख्स है कि जिसने गुलाम मोहम्मद के साथ बैठ के और सिकंदर के साथ बैठ के ख्वाजा नाज़मुद्दीन बानी पाकिस्तान की हुकूमत को डिसमिस करके पार्लियामानी निज़ाम को खत्म करके और मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बनाया। और फिर किसी न किसी तरीके से बावजूद के क्या कोई कंडीशन दी कि बिल्कुल यही हाइब्रिड सिस्टम कायम कर दिया गया था कि वज़ीर आज़म हिला नहीं और उसको हटा नहीं दिया गया। और उसके बाद 12 इन नामसाइद हालात में 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह किया गया कायम के सिकंदर मिर्जा ने उसमें बहुत सारी चीजें रखाई कि ये करेंगे तो मैं ये अप्रूव होने दूंगा। यानी कि असेंबली कौम की नुमाइंदा जो कि आपके नजदीक जो पटवारियों वाली है और खाले और नाले वाली है, क्योंकि ये तो हमेशा से यही चल रहा था
क्योंकि लोग, आपको तो पता नहीं है मियाँ वाली के लोगों के क्या मसाइल हैं, वो किसके पास लेके जाएं, बाबू के पास लेके जाएं, या किसी ऐसे बंदे के पास जिसके घर में वो आसानी से घुस सकते हैं और उसका गरबान पकड़े कह सकते हैं कि हमारे मसाइल, हमारी नाली, हमारे मोहल्ले हमारी कैसे हैं। वो एक और सब्जेक्ट है। उसने जिसको कहना चाहिए कि वो, मैं बात इधर से थोड़ा सा, तो बहरहाल उन्होंने अयूब खान ने जब 1956 में सिकंदर मिर्जा ने एक खास पाबंदी के तहत जो है, खास शराइत के साथ कि मैं सदर रहूंगा, मेरे ये इख्तियार होंगे, और आइन बनाया। लेकिन क्या हुआ, उस आइन को 1956 में अबॉलिश कर दिया गया। वो आइन क्या था, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने पैरिटी के ऊपर वो आइन बनवाया था। और आपको क्या पता है कि मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला से लेके 1956 के आइन या करारदाद मकासद लेके 1956 के आइन का क्या सफर था, वो किन जान जोखों से वो बचते बचाते हमने किया। अब ये देखें कि जो 1971 में जो पाकिस्तान टूटा है, वो उसकी वजह 1956 के आइन को अबॉलिश करना है। अब सदारती निजाम हो या पार्लिमानी निजाम हो, इंडिया में पार्लिमानी निजाम है। क्या कभी देखा है कि मोदी ने इलेक्शन जीतो और कहा गया को ये टाइम पूरा करेगा क्या नहीं करेगा? अमेरिका में सदर ट्रंप जो है, बदतरीन आज का बहरान है सियासी वहां पे, लेकिन किसी ने कहा कि ट्रंप पूरा करे या नहीं करेगा। मतलब आपने एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत निजाम चला रहे हैं, इसमें सिस्टम का निजाम में क्या कसूर है? जिनको ये बात कि किसी को मालूम ही नहीं है कि 1973 का आइन जो है वो कितना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा बड़ा कारनामा था। आपने लिख ले मेरी बात, मैं रहूं या ना रहूं, यहां पे बैठ के इस्लामाबाद में, लाहौर में, और आपके एसी ऑफिस में बैठ के जी तम तबसरे कर रहे हैं। अवाम के कौम की आवाज को बिल देना, रेफरेंडम कराए ना, कौम के पास जाएं। जरूरत नहीं है कौम के पास जाने की। या आप आरटीएस लाना पड़ेगा, या फॉर्म 47 लाना पड़ेगा, या मुशर्रफ का रेफरेंडम कराना पड़ेगा, या जनरल ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम कराना पड़ेगा। ये कौम के पास जाते हैं और फिर हम कहते हैं कौम की आवाज। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस कौम की आवाज की बात कर रहे हैं भाई? नहीं होता। वो कहते हैं, ये नवाबजादा नसरुल्लाह साहब एक शेर पढ़ा करते थे जो शामी साहब के जरिए हमारे तक पहुंचे, कि कोई मेहमान नशी क्यों शाद या नाशाद रहता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। ये कौन सा निजाम है हमने नहीं किया आजमाया, ठीक, लेकिन वो अपने ही बोझ तेरे खुद ही बर्बाद हुआ। अयूब खान को हमने बर्बाद किया, वही याह्या खान ने आके उसको गर्दन से निकाल के बैक किया। या उसको मुशर्रफ को हमने किया, क्यानी ने आके उसको बाहर निकाला। अवाम, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं किया। जनरल बाजवा को यकीन है अगर इंस्टीट्यूशन अंदर से थोड़ा बहुत जो है उसको चेक ना करता तो वो आज हमारे ताहयात हमारा आर्मी चीफ होता। खुदा के वास्ते ये चीजें जो है अपने आप को धोखा ना दे। क्या आप आइन के ऊपर मजाक करें जिस आइन कहीं मौजूद नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात का समुंदर है कि रहता नहीं है इस पाकिस्तान की। फिर मैं दोबारा खत कहता हूं कि मैं जब जराइम पेशा लोगों की, जिन्होंने मुमलिकत और रियासत के खिलाफ जराइम किए हैं, नंबर 1 आदमी अयूब खान है। मुझे कोई इजाजत दे तो मैं उसको ऐसी कड़ी सजा दूं। ठीक है। और यकीन जानो कि अगर पाकिस्तान कायम रहा तो किसी न किसी मौके पे ये मिसाल जरूर कह गया होगी, अयूब खान को कब्र के अंदर पड़े हुए सजा मिलेगी, जो उसने पाकिस्तान को आज जिस जहां पे खड़े हैं एक सियासी इस्तेकाम से 70 साल से, उसका मुज्जद वाहिद आदमी सदर अयूब खान है। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं ये सवाल रखते हुए जाऊंगा, आप ज़रा अयूब खान पे तो आपने किया, लेकिन जस्टिस मुनीर का भी जो है वो आप हवाला दे दीजिएगा। और ये जो हमारी सियासी क़यादत है, ये जो गेट नंबर 4 पर जाकर सियासी हुकूमतों को, जमहूरी हुकूमतों को गिराती है, इसके बारे में भी ज़रा आगे बता दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। कंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी देना चाहें। मैं यहाँ पूछना चाहूँगा सर कि पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डेफिनेटली पार्लिमानी तो ज़रूर है और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, लेकिन सदारती जमहूरी भी नहीं, वो भी सदारती जमहूरी निज़ाम है। और दुनिया में हमने देखा कि कई ममालिक पार्लिमानी निज़ाम से निकले और सदारती निज़ाम की तरफ गए और कामयाब हो गए। और हमने ये भी देखा कि जो डिक्टेटरशिप से हटकर वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ गया,
आपको याद होगा इराक, लीबिया, बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी तबाही आपके सामने है। अच्छा, सदारती निज़ाम शरीयत का जो निज़ाम है, शरई निज़ाम, उससे बहुत करीब तरीन है। तो क्या है सर, अगर मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम जो नहीं चल पा रहा है, कई फैक्टर्स हैं आपके सामने, मैं कई चीज़ों को उजागर कर सकता हूँ, अगर सदारती जमहूरी निज़ाम आ जाए तो क्या मसलन इससे क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, अभी जो बात की है जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, बड़ी अच्छी बात है, जज्बाती बात की है, उनको हालात के मुताबिक उनका तज़िया जो है वो सबको पसंद आएगा। लेकिन हालात भी देखें आप, ठीक है कि फील्ड मार्शल अयूब खान का जिक्र जिस अंदाज से उन्होंने किया है वो उनके अपने जज्बात है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना, कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने 1948 में उन्होंने एक परोड़ा एक्ट लगाया। इसके तहत उन्होंने सिंध की जो थे चीफ मिनिस्टर खोड़ू को, अयूब खोड़ू को उन्होंने बरतरफ किया, उनको नाअहल करार दिया 10 साल के लिए। उसके बाद और भी चंद और बड़े बड़े सियासतदान थे। इसी तरह उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा बाद बना, पहले तो वो सूबा तर्री था, वो डॉक्टर खान की वजारत को इमीडिएटली डिसमिस किया। इसी तरह उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में बड़े अहम कदम उठाए। तो अब ये देखें कि जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी महसूस कर चुके थे कि पाकिस्तान में करप्शन चल रही है। उनकी जो 11 अगस्त को जो स्पीच की आइन साज़ असम्बली में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में रिश्वत करप्शन जो है वो नासूर है। उस पर बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात ही पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। अब उनको हालात को देखते हुए ठीक है कि सिकंदर मिर्जा ने अपनी ज़ाती मफादात के तहत आइन में अपने हक में तरामीमें करवा के वो आइन पास करवाया, लेकिन अब ये भी बात दुरुस्त है कि अगर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहता तो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान का भी तसाना ना होता। लेकिन यहाँ के सबसे बड़ी अहम बात यह कि सोहरवर्दी जैसी शख्सियत जो थी, उन्होंने भी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट की, हमायत की और 1 यूनिट की हमायत की। सोहरवर्दी ने 1 यूनिट के हक में वोट कास्ट किया, लेकिन हालात को देखते हुए 1 यूनिट भी नाकाम हो गया। ये सब सिस्टम बदलते रहते हैं, कोई बात नहीं। सदारती निज़ाम भी जो है, अब ये जब ज़ियाउल हक साहब का जिक्र नहीं किया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कि बिला वजह उन्होंने मार्शल लगा के 11 साल तक मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम बरकरार रखा, और 8वीं अमेंडमेंट के तहत हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया। इसी तरह बात ये देखें, अब आप आगे चलें कि अभी जो जैसे उन्होंने नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हमारी ये जो 18वीं अमेंडमेंट हुई है, हमारे दोस्त अपने हाफिज आसान साहब ने बड़ी जिक्र इशारा दिया है उन्होंने 18वीं अमेंडमेंट का। तो हम तो शुरू से कह रहे थे 18वीं अमेंडमेंट जो है वो फेडरेशन नहीं है, वो कन्फेडरेशन है। आप ये सिंध के हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के देख लें, वो अपनी अपनी मर्जी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देखें, ये सारी चीज को देखते हुए 18वीं अमेंडमेंट को अभी तो जिक्र करें ना, 18वीं अमेंडमेंट ने तो फेडरेशन खत्म कर दी, वो तो कन्फेडरेशन की तरफ लेके गए हैं। वो एक साजिश के तहत जो था उन्होंने इसको फेडरेशन को बनाया, कन्फेडरेशन, और कंक्रीट लिस्ट में सब कुछ खत्म कर दिया, सब सूबों को दे दिए। इन हालात को देखते हुए हमें अक्सर एक बाकायदा, जैसे हाफिज आसान साहब ने देखो एक तजवीज़ पेश की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दें, और वो बाकायदा कमीशन बनाए, उसकी सिफारिशात भी आ जाए, आवाम के सामने भी आ जाए, तो तब एक नया सिस्टम हम लेके आए। एक और आप बड़ी अहम बात ये देखें, ये 18वीं अमेंडमेंट हो रही है, आवाम को पता ही नहीं कि 18वीं अमेंडमेंट में क्या हो रहा है। चंद मिनिस्टर बैठ के उन्होंने रातों रात जो है ना उसके खिलाफ बातें हुई, ना असेंबली में बहस हुई, और 18वीं अमेंडमेंट 15 मिनट के अंदर 18वीं अमेंडमेंट कामयाब हो गई। तो मैंने उस वक्त, मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से गुजारिश करूँगा, मेरे पे 2 गवाह मौजूद हैं, मैंने इमीडिएटली मैंने अपने साझेदार से मुलाकात की और चौधरी निसार मौजूद थे। मैंने कहा कि सर आपने ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान तो फेडरेशन से कन्फेडरेशन चला गया और आपने इसकी मुखालफत नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये बन के है, हमने ओके कर दिया है, हमने दस्तखत कर दिए हैं। तो मैंने कहा आप यूं करें कि सुबह जब असेंबली में इजलास हो तो हाफिज आप जो अपने साद रफी को खड़ा कर दें, वो इसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, ताकि और मजीद कोई अमेंडमेंट हो सके। उन्होंने ये वक्त बहुत गुजर चुका है, पहले 3 महीने ज़ाया हो गए हैं, अब हमने कुछ नहीं करना, बस जो भी कुछ बन गया हमने ओके कर दिया। तो चौधरी साहब ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की पंजाब हाउस में मीटिंग हुई थी, उन्होंने मेरी तारीफ की, शाह साहब आपने बड़ी अहम बात कर दी है, लेकिन आप ये क्या करेंगे, ये तो हाथ धो बैठे हैं। तो ये तो जनाब आप उनका भी तो जिक्र है, ये तो ठीक है अयूब खान को जो मर्जी गाली वाली निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अपने अल्लाह के दरबार में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ ये भी तो देखें ना, आपने रज़ा रब्बानी ने क्या किया,
इशारकार साहब मौजूद है, गवाह है। मैं आपके चैनल में बात कर रहा, मैंने उनके सामने कहा ये फेडरेशन की बजाय कन्फेडरेशन की बुनियाद रख दी आपने। तो ये सारी चीजें भी देखें, इसके बाद आप आगे चलें। अभी जो अमेंडमेंट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन हुई, 17वीं अमेंडमेंट आई, 18वीं अमेंडमेंट आई, तो अभी इसके बाद 19वीं अमेंडमेंट, 21वीं अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट, तो 26वीं अमेंडमेंट में सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। कहाँ रह गया कॉन्स्टिट्यूशन? 26वीं अमेंडमेंट के अंदर तमाम 100 से ज्यादा जो है अमेंडमेंट हुई है। आप आसान साहब क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन बहरहाल तमाम बुराइयां खत्म करने के बाद हमें एक सिस्टम लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना दें और वो फैसला करें कि हमें नई सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं और किस तरीके से आगे करें। और सदारती निज़ाम चाहें तो बाकायदा रेफरेंडम के जरिए आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलते रहते हैं। 11 साल में ज़ियाउल हक साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में मौक़िफ़ रखा, मार्शल लगा तो कौन सा ब्लॉक टूट गया? कुछ भी नहीं हुआ। 8वीं अमेंडमेंट आ गई। इसी तरह से ये मुशर्रफ साहब 9 साल तक बैठे रहे, सस्पेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या बड़ा? कुछ भी नहीं हुआ। मुल्क तो बरकरार है। मुल्क तो खुदा के गॉड गिफ्टेड है। मुल्क को क्या होना है? आयन तो बनते रहते हैं। आयन की वजह से तो मुल्क नहीं बनते। ये सारे मामलात वो चलते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई सिस्टम ले आए, सदारती निज़ाम ले आए ताकि बेहतरीन सिस्टम आ जाए। इंडोनेशिया में देखिए आप, कितना शानदार सिस्टम चला। सहार तो 22 साल रहा प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का। शिकारू जो है 19 साल प्रेसिडेंट रहा इंडोनेशिया का। तो पूरा सहारदो ने नक्शा बदल दिया था इंडोनेशिया का। इसी तरह श्रीलंका में देखिए सदारती निज़ाम था, राजा पाक्शे था, वो तमाम सिस्टम को बदल दिया। आज कहाँ खड़ा है? लेकिन बहरहाल हमारी सियासी शौर में जो है ये सदारती निज़ाम ठीक है, ज्यादा ठीक है। नहीं बड़ा। मुजीबुर रहमान ने क्या किया था? मुजीबुर रहमान सदारती निज़ाम लेके आया था। तो ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं कि अब आपको सदारती निज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एहसान साहब की तरफ आता हूँ। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि सर पार्लिमानी निज़ाम भी एक निज़ाम है, सदारती निज़ाम भी जमहूरी निज़ाम है। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ देंगे अगर हम सदारती निज़ाम लाएंगे, या एक आर्टिकल की अमेंडमेंट से निज़ाम? हम तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए हैं, तो अगर एक और अमेंडमेंट आ जाए तो क्या इससे सदारती निज़ाम लाने से पूरा आइन टूट रहा है, जिससे मुल्क जो है वो और सब चीज़ तबाह हो जाएगी? इस पे ज़रा सा बताइएगा। और सर दूसरा ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन हम तो हाइब्रिड निज़ाम के तरीके के तौर पर काम कर रहे हैं। सियासतदानों ने ख़ुद जो है वो हाइब्रिड निज़ाम को गले लगा लिया है। 280 आर्टिकल में से खुद 100 आर्टिकल हुक्मरान तोड़ते हैं सर। आइन की धज्जियाँ तो ये उतारते हैं। फिर दुनिया में देखिए, दुनिया ने भी अब आपके जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। वो तो आर्मी चीफ को बुला के डील कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सरबराह मुमलिकत बना दिया है। तो एक आर्मी चीफ को सरबराह मुमलिकत बनाने के बजाय अगर मुल्क का जमहूरी निज़ाम हो और उसका सदर जाकर अमरीकी सदर के पास बैठे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अमरीकी सदर पूरी पार्लियामेंट को, पूरी काबीना को और वज़ीर आज़म और इस निज़ाम को उठाकर गटर में फेंक दे और आर्मी चीफ से सारा पाकिस्तान के मुतालिक मुज़ाकरात करे? तो बेहतर नहीं है सर कि हमारे मुल्क में निज़ाम तब्दील हो? जी डॉक्टर साहब, एक तो बात यह है कि चाहे आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आएँ, चाहे आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आएँ, बरतानिया का आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आएगा, अमेरिका का आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आएगा, चाइना के अंदर आपको एक डिक्टोरियल नज़र आएगा, जर्मनी के अंदर आपको प्रेसिडेंशियल नज़र आएगा, टर्की के अंदर आपको जो है वो नया प्रेसिडेंशियल आ गया है और डिक्टेटरशिप आपको सऊदी अरब के अंदर नज़र आएगी। लेकिन इन सारों की जो बुनियादी एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, जो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ जो है हम वो नहीं कर रहे, वो है आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जो हमने आर्टिकल 140A लिख तो दिया कि इस मुल्क के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, हमने वो बनने नहीं दिया। लिहाजा ये है कि अगर आप ये कहें कि अगर गली मोहल्ला या मियाँ वाली शेखुपुरा इस्लामाबाद जो है वो ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टारगेट हो सकता है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म में टारगेट हो सकता है, वो आएगा आपका लोकल गवर्नेंस की वजह से, आपके सूबों की डिवीजन्स की वजह से उसके अंदर आएगा, ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसके अंदर आए। अब इतना बड़ा हज जो है जो मक्का मुकरमा के अंदर आता है, वो मक्का की म्यूनिसिपल कमेटी या मक्का की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। चाइना इतना बड़ा मुल्क है, 35% उनका बजट जो है वो उनकी लोकल यूनियन काउंसिल्स करती हैं। जर्मनी दुनिया में कहां पहुंच गया है, उसकी सारी की सारी काम जो है वो यूनियन काउंसिल लोकल गवर्नमेंट करती है। बरतानिया का यही सिस्टम है कि लोकल गवर्नमेंट्स करती है और वहां पे 2 tiers गवर्नमेंट है।
हमारे मुल्क के अंदर ये है कि क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस का जो बुनियादी काम जो है वो लेजिस्लेशन है। 1973 से लेके आज तक पाकिस्तान के इस निज़ाम को बदलने के लिए कितनी लेजिस्लेशन आई है। क्या हम आज भी अंग्रेज़ के उस फरसूदा निज़ाम में नहीं रह रहे जो 1860 का, 1898 का, 1908 का, 1920 का, 1940 का है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये नहीं इस चीज़ के अंदर हम रह रहे कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो एक आउटडेटेड कॉलोनियल सिस्टम है और ये इनकी जिम्मेदारी थी इन पार्लियामेंटेरियंस की कि आप उसको चेंज करते। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अगर इतना ही बेस्ट दुनिया के अंदर है तो फिर जो उनका लेजिस्लेचर जो है वो बरतानिया का जो है उसको क्यों डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जाते, फिर वो डेवलपमेंट फंड भी खर्च करे। अमेरिका के लेजिस्लेचर्स को डेवलपमेंट फंड क्यों नहीं दिए जाते, फिर वो डेवलपमेंट फंड करे। तो मसला ये है कि हमारा जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम है वो हमने अपनी ऑप्टिक्स को रखा और तरह हुआ है, आंखें बंद की हुई हैं और उस मुल्क जो है वो धंसता चला गया है। अब उसके अंदर देख लें कि 73 से लेके आज तक जितनी भी आपकी लेजिस्लेशन है, क्या उसके अंदर हमारे इन मेंबर्स की पार्टिसिपेशन है? क्या हमारे इन मेंबर्स ने कहा है कि जी हमारा काम जो है वो डेवलपमेंट का नहीं है, हमारा लेजिस्लेशन का है? आपको इनकी अटेंडेंस तो जाके देख लेना कि कितनी इनकी प्रेजेंस है और कितना ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। या उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो अब MNAs MPs की टिकट जरा आप देख लेना, पहले तो एक को टिकट मिलती थी, अब पूरे पूरे खानदान को टिकट मिलती है। पार्टीज का स्ट्रक्चर आप देख लें कि किस हद तक जो है वो कॉलोनियल स्टाइल है कि आप पार्टी लीडर के खिलाफ बोल नहीं सकते उसके अंदर जाके, आप असेंबली के अंदर आपकी इंडिपेंडेंट राय नहीं है और मुल्क के अंदर जो है आप ये कहें कि नहीं जी हमें सूट डॉक्टर साहब वो करता है कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट करें। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट होने दिया, और जो तीसरा टीयर हमारा लोकल गवर्नमेंट का है हमने उसको कभी डप नहीं दिया और वो कंट्रोल कर रहा है हमारे मुल्क का DC ब्यूरोक्रेट और उसके साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और आपके ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं उसका पता ही नहीं चल रहा कहां है, वो करप्शन की नजर हो रहे हैं। अब अगली चीज जो है कि जिसके अंदर ये है कि जब आपको इस चीज पे आप पहुंच चुके हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, तो क्या हमने इसी के साथ स्टिक होकर रहना है या इसको चेंज करना है? इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी। आपने तो 70 ममालिक के अंदर कहा, मैंने इसलिए उनको थोड़ा करके रिसेंटली कहा कि जो आपके सामने उसके अंदर आई हैं कि जिसके अंदर मैंने आपको दुनिया की जो आपकी बड़ी पावर्स है उनका भी आपको दिया, जिसके अंदर आपका फ्रांस है या जिसके अंदर आपका रशिया है, और मैंने आपको आपके जो ब्रदर कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपका इंडोनेशिया आया या आपका टर्की इसके अंदर आया, श्रीलंका ने किया, या उसके बाद साउथ कोरिया की डेवलपमेंट आप देख लेना। एक छोटा सा पेनिनसुला है, उन्होंने कहा कि नहीं ये सिस्टम चल सकता, हमें इस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए और लोकल गवर्नेंस चाहिए ताकि हम साथ चलें। इस तरह 3 टीयर्स के साथ नहीं मुल्क चल सकता। नंबर 1 ये है कि फेडरल लेवल के अंदर आपने जो है कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल की स्पिरिट ये थी कि फेडरेशन होगा, सूबों का कोऑर्डिनेटेड रोल होगा और नेशनल पॉलिसीज जो है फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको इस तरह लेके जाया जाएगा कि आपके मुल्क के अंदर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल वायबिलिटी आपके मुल्क के अंदर है। अब इस अमेंडमेंट से जो आपने 18th अमेंडमेंट के अंदर कही है कि जिसके अंदर आपने ड्रास्टिकली चेंज कर दी है, और उसको भी ये 15 साल उस चीज के अंदर हो गए हैं। अगर ये इतनी अमेंडमेंट्स ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ठीक था तो 2010 से लेके आज तक NFC अवार्ड क्यों नहीं बन सका? 15 साल के अंदर हम आज भी उस जगह क्यों खड़े हुए हैं? आज भी आर्टिकल 140A के होते हुए लोकल गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं बनाती? आज भी इस मुल्क के अंदर जो है ये जो DC है, ये SP है, उसका कोलिजन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो खत्म क्यों नहीं होता? तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं कि हमें अपने सारे ऑप्शंस ओपन रख के हमें, ताकि कोई एक सिलेक्शन की तरफ ना चले जाएं कि शायद इनकी बाइस ओपिनियन है प्रेसिडेंशियल की या पार्लियामेंट्री की, या ये जो है एक बड़े कैनवस पे डॉक्टर साहब हमें इकट्ठा होना चाहिए। इस सिचुएशंस के अंदर ये मुल्क नहीं चल सकता, हमें सबको मान लेना चाहिए, और उसके अंदर एक वायबल सॉल्यूशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट, प्रोविजनल डिवीजन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रोल्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये सारे डिफाइन करके को 10 से 15 साल का एक रोड मैप बनाए ताकि ये मुल्क आगे जाए, वेलबींग आए। 50% आपकी पॉवर्टी है, आम आदमी को एहसास हो कि पाकिस्तान की रियासत या उसके इदारे पाकिस्तान के लोगों के लिए या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आता हूँ जनाब
न्याजी साहब की तरफ। न्याजी साहब, मेरा जो सवाल है, आप जो बोलना चाहें, 6 मिनट आपके पास होगा कि सर जमहूरियत पार्लिमानी हो या जमहूरियत सदारती हो, ताकत का महवर तो आवाम के पास है। अच्छा, सदारती निज़ाम से आपको क्या इख्तिलाफ है? इधर ऐसे कौन सी बम फूट जाएगा अगर सदारती निज़ाम आएगा? वज़ीर आज़म भी मौजूद होगा, पार्लियामेंट भी मौजूद होगी, काबीना भी मौजूद होगी, और आपके इलेक्शन कमीशन भी होगा, इदारे भी होंगे। तो आखिर ऐसा क्या बम फूट रहा है कि आप कह रहे हैं कि इस निज़ाम को छेड़ा तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, आइन तबाह हो जाएगा? जी सर। नहीं, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ बात यह है कि समझा नहीं सका हूं, और मैं इसलिए नहीं समझा सका हूं कि मेरा ज़हन माऊफ हो गया गुफ्तगू सुन के, कि जिस तरीके से औसाफ हमीदा बताए जा रहे थे मौजूदा निज़ाम को कंडेम करने के लिए, ये मैंने बनाया है। क्या इसमें फॉर्म 47 RTS जो है वो आईन पाकिस्तान ने उसमें की है? मैं तो ये कि किसी ने जिक्र किया यहां पे कि ये फिर जब सदारती निज़ाम हो जाएगा तो फॉर्म 47 और RTS का क्या किया जाएगा? क्यों? क्योंकि ये इस वक्त इशू नहीं है, और ना ये समझा जा रहा है कि जी असल में कुएं के अंदर जो है जो जानवर पड़ा है और उसमें 80 पानी की निकालना चाहते हैं बाल्टियां उसको पाक करने के लिए, लेकिन जानवरों को निकालने के लिए तैयार नहीं है, और 70 साल से पड़ा है। अब मुझे बताएं, मेरी जगह अब बताया जा रहा है जी अयूब खान, डॉक्टर खान, पता है क्या था? जब 1946 का इलेक्शन हुआ तो KP के अंदर 38 सीट्स थी, असेंबली के 12 रिजर्व सीट थी। 38 में से 19 नेशनल कांग्रेस को मिली, और 17 डॉक्टर साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली, और 2 आजाद, दोनों आजाद मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। गवर्नर ने कहा जी डॉक्टर खान आप हुकूमत बनाए, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर ली गई कि गवर्नर ने उसको कहे दावत दी, और उन्होंने जब 38 रिजर्व सीट आई तो 1 या 2 की थी मेजोरिटी के साथ। अब उनमें से 7 सीट थी हिंदुओं की और सिखों की, उनमें से 6 इंडिया चले गए। यही कहानियां खोड़ों की, आपका टाइम नहीं, अगर मैं अभी बता देता कमर शाह साहब को कि जो अयूब खोड़ो था उसकी क्या कहानी है, और कहां पे जाके उन्होंने मरकज को डिफाई किया, और कराची के अंदर जहां पे फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी, पाकिस्तान फॉर्मेटिव स्टेज में था, और उस वक्त क्या उन्होंने रुकावटें डाली। कैदान बेचारे तो इतने बीमार थे अप्रैल मई में जब खोड़ों को किया गया 48 में, उनको तो पूरा लियाकत खान ने बताया होगा कि ये वर्किंग है, ये रुकावटें, और जो रुकावटें 7 चीजें उनको चार्ज लगे थे। ऐसे नहीं कर दिया गया था फोन करके कि आप डिसमिस है। अब आ जाए जी, मुझे बताएं कि ये सदारती निजाम मैं आजमा नहीं चुका हूं यहां पे। आप औसाफ हमीदा सुन तो चुके पहले सेगमेंट में कंवर दिलशाद मेरे भाई के, उन्हें कहा नहीं कि देखो कितना अच्छा सिस्टम से चल रहा था, और फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने किया जो अपना बेस्ट बंदा जिसने प्रोटेक्ट करना था, मैरिज हट के याया खान को बनाया था, उन्हें एक कान में कहा कि हजूर चलते करें। ये मार्शल लॉ जो सिकंदर मिर्जा को जदों को उपकार रहे हैं, जिस सिकंदर मिर्जा ने लगाया था मार्शल लॉ 7 अक्टूबर को जो मार्शल लॉ लगा था, और अयूब खान ने लगाया था। ये जरूर है कि सिकंदर मिर्जा जो थे वो सदर थे, और उनको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन ये ऐसे ही होता है कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों सिकंदर मिर्जा क्यों नहीं चाहिए थी? चुनाचे से 20 दिन बाद उन्होंने फिर अपने हाथ में कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की तारीख हमारे बिल्कुल सामने ये हथेली में पड़ी है। इसके अंदर किसने क्या क्या जुर्म किया मेरे सामने है, चाहे जनरल ज़ियाउल हक हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे अयूब खान हो। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन सबको जो है इस लिहाज से कोई जगह नहीं है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जब इसका नोहा लिखा जाएगा तो इनका रोल जो है नुमाया करके सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके और जो दरमियान में बगैर इक़्तिदार संभाले पाकिस्तान को चलाते रहे हैं। देखें, इस मुल्क की किस्मत से ना खेलें, या हमने क्या खेला है। मुझे तो ये अफसोस होता है कि हमारे दानिशवर जो हैं आज किस तरीके से होकर कहते हैं वाइज दलील लाए जो मैं के जवाब में इकबाल को जिद है कि पीना ही छोड़ दे। क्या दलीलें आप ला के दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये जो बताया जो समझ नहीं आ सकती और ना आनी चाहिए कि 1973 का आइन जो है ये एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट थी, और ये खास हालात में सारे मान गए थे। आज पाकिस्तान के अंदर किसी बात पे कॉन्सेंसस डेवलप करना, उसको कौन तोड़ रहा है? यही तो मेरा एक आखिरी सवाल। सर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कौन तोड़ रहा है?
वन लाइन बोले यार, सर, जल्दी आपने से जो खत्म बात करें, की है one ना, line। फिर मेरा ख्याल है, डॉक्टर साहब, मैं- जो आपने जो बात की है ना कि कोई नहीं तोड़ रहा ना, कोई नहीं तोड़ रहा ना, तो मेरा ख्याल है कि ये बात ही सही होगी है। वो तो कानून जो है उसका तो स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, ना उसकी इस्लामी हैसियत को चेंज कर सकते हैं। चले अब मगर तो आप उनका जैसे पूछ मेरे लेते हैं, कई क्या नाम बंदे है? हैं जिनको वन लाइन सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, वन लाइन सर, जल्दी से। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखते हुए ना आप इसको एब्रोगेट करने की ज़रूरत है, ना इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की ज़रूरत है। इसके अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें भी शिफ्ट किया जा सकता है, फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल जो है, और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नहीं, अंदर आप भी रहते हुए जो है इसकी मेजर सर्जरी की जा सकती है। कंवर साहब, ये खुदा के वास्ते छोड़ बोलने दे, बोलने दे ये सर। बात अपने तक, ये बोलने बातें दे सर, बोलने इतनी दे, दानिश बोलने की, दे। कंवर साहब, उनको मुकम्मल तो दिलशाद करने भाई, दे। इतनी दानिश की बातें एक तरफ मैं भी यही कह रहा हूँ जी, आप बहुत जल्दी में, मैं भी जल्दी में हूँ, हम सारे आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। और सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, कंक्रीट डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हो चाहता है। किसी स्टेज पर इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि आया क्या फ़र्क है जमहूरी सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम, और निज़ाम अगर करप्ट हो चुका है तो उसको अगर सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाए। दुनिया में 70 से ज़्यादा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को सदारती निज़ाम में लाया गया और बहुत तेज़ी से वो मुल्क तरक्की किया, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता? और इससे क्या कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट रहेगा या उस तबाह हो जाएगा? तो बहुत बड़े बड़े माहिरीन ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए बगैर निज़ाम तब्दील किया जा सकता है चंद अमेंडमेंट के साथ। अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।